दोस्तों एक 22 साल का लड़का हवस का पुजारी इस प्रकार से बनता है कि जब उसको तनख्वाह मिलती है तो वो अपने तनख्वाह से एक लड़की को बुलाता है। वह होती है कॉल गर्ल। और जब उनके खाना पीना होता है, ड्रिंक वगैरह होती हैं और फिर वही काम जिसके लिए इंतज़ार होता है, वही सब करने के बाद जब वह कॉल गर्ल उस लड़के से पैसे मांगती है, फिर तो उस लड़के को ऐसा लगता है कि ये जो पैसे हैं ये व्यर्थ में जा रहे हैं। और बस इस बात के चलते उन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार से झगड़ा पनप उठता है कि उस कॉल गर्ल को उस झगड़े में अपनी जान गंवानी पड़ती है। वह लड़की जिसकी सांसें पूरी तो हो गई, लेकिन जिस लड़के ने उसको बुलाया था उस लड़के ने उस लड़की के साथ कुछ इतना बुरा किया जिसके बारे में आप लोग जानकर वाकई में हैरान रह जाएंगे। दोस्तों उसके बाद यानी कि उस लड़की की जान लेने के बाद वो उस लड़की को एक सूटकेस में पैक करते हैं और फिर उसको एक ऐसी जगह पर फेंक कर आते हैं जहाँ पर शायद किसी को कोई पता भी ना चले। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जहाँ एक और पुलिस जब अपनी खोजबीन में पूरे तहे दिल से जुटती है और वो लोग अब तो एक ऐसा काम कर देते हैं जिसके बाद यानी कि लोग भी हैरत से बढ़ जाते हैं और सोचते हैं यार वाकई में इन लोगों ने यह खौफनाक काम क्यों किया। दोस्तों क्या हुआ था उस पूरे मामले में आज हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं। आपसे प्यार भरी गुजारिश इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आप जानेंगे कि हाँ ये अय्यासी में उड़ाए गए पैसे किस प्रकार से बर्बादी की तरफ जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है गुड़गांव हरियाणा से। दोस्तों गुड़गांव के जो फरीदाबाद जाने वाला रोड है वहीं पर एक स्कूल भी है और एक मंदिर भी है। उन्हीं के पास एक पार्क है और जब एक महिला सुबह सुबह उस पार्क में घूम रही होती है, अचानक उस महिला की एक सूटकेस पर नज़र जाती है। तो महिला उस सूटकेस को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये जो सूटकेस है ये इस प्रकार से मतलब कि पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मक्खियाँ भिनक रही हैं। अब मक्खियाँ किसी खाने पीने की चीज़ पर ही तो आएंगी, ऐसे थोड़ी आ जाएंगी। लेकिन वह महिला और जब करीब जाती है तो वह पाती है कि ये जो सूटकेस है इसको सुई धागे से यानी कि इसकी जो चेन है उसको इस प्रकार से गांठा गया है कि मालूम चलता है कि यहाँ इस सूटकेस में कोई ना कोई संदिग्ध वस्तु जरूर है। दोस्तों अब तो वह महिला डर जाती है और डरने के साथ साथ वह पुलिस के पास फ़ोन कर देती है। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो पुलिस भी उस जो सूटकेस है उसको मतलब कि संदिग्ध मानती है। और फिर पुलिस यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम को, एफएसएल की टीम को, यानी कि सभी पुलिसकर्मी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, सभी टीमें आती हैं और फिर उस यानी कि उस ब्रीफ केस को ढंग से खोला जाता है। अब खोलना क्या है, यहाँ पर जिस प्रकार से उसको सुई धागे से गांठा गया था, चाकू की मदद से उसको काटा जाता है और जैसे उसको खोला जाता है सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल उस ब्रीफ केस के अंदर एक लाश होती है, यानी कि एक डेड बॉडी, और डेड बॉडी एक लड़की की जिसकी उम्र करीब 35-36 साल रही होगी। ये जो लड़की है जिसने नीले रंग का टॉप पहना हुआ था और एक हल्के नीले रंग की जींस भी पहनी हुई थी। दोस्तों अब तो पुलिस उस लड़की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल तो भिजवाती है, लेकिन अब यहाँ ये पुलिस के लिए चैलेंज बन गया था आखिर किसने इस यानी कि ब्रीफ केस को यहाँ पर फेंका है। इस पूरी घटना के मामले में अब पुलिस आगे बढ़ती है, क्राइम ब्रांच की टीम भी अपनी अपनी टीमों को बनाती हैं और जगह जगह खोजबीन करने में जुट जाती हैं। यहाँ पर पुलिस यानी कि रोड पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो उन सीसीटीवी कैमरों में करीब 20 किलोमीटर तक पुलिस को किसी भी तरह का कोई भी क्ल्यू नहीं मिलता है, क्योंकि वह जो रोड है ना यानी कि फरीदाबाद और गुड़गांव आने जाने वाला रोड दिन रात दौड़ता है और इतनी सवारियां जाती हैं जिनके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं चले भाई किसकी सवारी ने ये काम कर दिया। यहाँ पर पुलिस यानी कि थोड़ा और आगे बढ़ती है और यहाँ पर पुलिस के पास अभी तक कोई भी किसी प्रकार का कोई क्ल्यू नहीं मिला है। पुलिस के पास एक अहम जानकारी मिलती है पोस्टमार्टम में कि उस लड़की का गला घोटकर हत्या तो करी है, लेकिन इस लड़की के शरीर में जो भी टैटू वगैरह थे उनको चाकू की मदद से उसके शरीर से छीलकर हटा दिया गया है। यानी कि जो भी
यानी कि जो भी आदमी इस काम को अंजाम दे रहा है वह बहुत ही ज़्यादा शातिर है, बहुत तेज़ दिमाग है और इसी वजह से उसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। अब ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है और पुलिस अब इसमें जब आगे बढ़ती है तो पुलिस के हाथ में खास तो कुछ होता नहीं है। अब पुलिस की जो टीम है यानी कि 50-50 किलोमीटर के अंतर्गत पूरे मामले में दिमाग दौड़ा रही होती हैं। और जब पुलिस की एक टीम गुड़गांव की तरफ जब एक एरिया पड़ता है सिकंदरपुर, वहाँ के मेट्रो स्टेशन के पास एक दुकान में मौजूद सीसीटीवी कैमरे को जब पुलिस ढंग से देखती है तो वहाँ पर मालूम चलता है कि दो लड़के लोग एक मोटरसाइकिल पर उस ब्रीफकेस को अपने साथ लेकर यानी कि एक गली में से आते हैं। ये मोटरसाइकिल आती है और फिर वो लोग उधर साइड जाते हैं जहाँ पर वो पार्क था। यानी कि कुछ समय पश्चात वो लोग उस पार्क से जब मोटरसाइकिल वापस लौट कर आती है तो वो उस मोटरसाइकिल को भी वापस आता हुआ पाते हैं। यानी कि पुलिस को मालूम चल गया कि हाँ भाई यही लोग सस्पेक्ट है और इनके पीछे ही खोजबीन यानी कि छानबीन की जाएगी। अब पुलिस यहाँ पर उस नंबर यानी कि उस मोटरसाइकिल के नंबर को भी ट्रेस करके निकालती है और जब उस मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी जुटाई जाती है यहाँ पर मालूम चलता है कि ये जो मोटरसाइकिल है ये दिनेश कुमार नाम के एक व्यक्ति के नाम रजिस्टर की गई है। अब तो पुलिस यानी कि जिस गली में वह मोटरसाइकिल घुसती नज़र आती है उस गली में लगे हुए मकानों के सीसीटीवी कैमरों वगैरह को सबको खंगालते हैं तो मालूम चल जाता है कि हाँ यहाँ से करीब 100 मीटर आगे उस कॉलोनी में एक मकान के ऊपर वाली छत पर एक लड़का रहता है जिसका नाम दिनेश है और यह मोटरसाइकिल दिनेश की है। अब तो पुलिस को उम्मीद की किरण जाग जाती है और पुलिस अब आगे बढ़ती है तो उस लड़के दिनेश को उसके कमरे में से ही पकड़ लाती है। अब जैसे ही दिनेश को यानी कि गिरफ्तार किया गया, दिनेश से जब पूछा गया तो दिनेश किसी भी बात के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बताता है। अब पुलिस दिनेश को अपने साथ लेकर आती है पुलिस थाने में पुलिस पहले तो दिनेश से पूछती है कि भाई यदि तुमने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया है तो आप सच बता दो, हमको ज़्यादा कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो दिनेश है वह बार बार इसी बात की दुहाई देता है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अब पुलिस तो गुस्सा होती है और इसी नाराज़गी में उस दिनेश पर बढ़िया ढंग से यानी कि 2-4 लठ ऐसे जड़ती है। अब तो वह दिनेश सारी सच्चाई को बयान करने लगता है और कहता है कि हाँ उसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है और यहाँ उसके साथ उसका दोस्त यानी कि विप्लव भी था। विप्लव जो कि एक 26 साल का लड़का उस दिनेश का दोस्त होता है और दिनेश की ही निशानदेही पर अब उस विप्लव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस दोनों को अपने साथ हवालात में लेकर आई और जब उनसे राय से पूछताछ की तब जाकर यहाँ पर वह राज खुलता है। दरअसल वह लड़की जो कि कॉर्गल हुआ करती थी उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटाई जाती है और आखिर उस रात उनके बीच में क्या हुआ था पूरी जो राज है उसका पर्दाफाश किया जाता है। दोस्तों यहाँ जो वह लड़का दिनेश है वह पुलिस को बताता है कि हाँ उसको यानी कि जब 1 तारीख को तनख्वाह मिली तो वह तनख्वाह पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह अब तो यानी कि MG रोड की तरफ जाता है। और जब वह वापस वहाँ से लौट रहा होता है उस समय उसने एक बियर पी रखी थी और जब वह अपनी मोटरसाइकिल को लेकर सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचता है तो वह पाता है कि यहाँ यानी कि उस मेट्रो स्टेशन के पिलर के पास एक लड़की खड़ी हुई है। वह लड़का उस लड़की से कुछ बातें करता है और उन बातों को सुनकर वह लड़की उस लड़के के जस्ट पीछे बैठ जाती है। अब तो ये लोग यानी कि उस कमरे में आते हैं और यहाँ पर वो जब उस कमरे में मौजूद है उससे पहले वह जो लड़का है वह अपने दोस्त विप्लव से यानी कि कुछ खाने पीने की चीज़ों को मंगवाता है। दोस्तों इसी दौरान उस कॉल गर्ल से उस लड़के दिनेश की बातचीत होती है और यहाँ पर उनका यानी कि सौदा होता है एक रात का। यानी कि उस दिनेश को उस लड़की के साथ एक रात गुजारनी थी और उसी के वो पैसे निर्धारित करके आया था। यहाँ पर जब वो विप्लव अपने दोस्त के लिए खाने पीने या ड्रिंक वगैरह लेकर आता है वो लोग वहाँ बैठकर बढ़िया ढंग से ड्रिंक भी करते हैं और दिनेश ने पहले भी ड्रिंक कर रखी थी और वो दोबारा से ड्रिंक करता भी है और उस लड़की को ये ड्रिंक भी कराता है। दरअसल वह जो लड़की कॉल गर्ल है उसका नाम परवीन होता है और परवीन यहाँ पर खूब आराम से तसल्ली से वो ड्रिंक वगैरह करती है और फिर उनको वही काम करना था जिसकी वो ठहरा कराएं यानी कि उन दोनों के बीच में संबंध कायम होते हैं। और यहाँ परवीन उस लड़के दिनेश को खूब अच्छे ढंग से संतुष्ट भी करती है और जो दिनेश है वह उस लड़की को भी काफ़ी खुश करता है। लेकिन जब वह लड़की यानी कि अपने घर जाने की बात बोलती है तो वह उस लड़के दिनेश से अपने पैसे मांगती है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये कॉल गर्ल
के साथ की गई अय्यासी में आपको पैसे चुकाने पड़ते ही हैं। अब उन पैसों की कीमत को सुनकर कहीं ना कहीं उस दिनेश को यानी कि दुख सा महसूस होता है और वह कहने लगता है कि वो इतने पैसे तुम्हें कैसे दे। एक काम करो, तुम इन पैसों को रहने दो, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ खूब अच्छे मज़े भी करे भी हैं, करवाए भी हैं, और तुमको इतनी महंगी यानी ड्रिंक भी पिलाई है, इतना महंगा खाना भी खिलाया है। एक काम करो, मैं अब तुमको कोई पैसे नहीं दूंगा। अब जिस लड़की ने यह काम पैसों की खातिर किया हो, वह लड़की अपने पैसों को कैसे खो देगी। यानी कि अब वह लड़की भी उस लड़के दिनेश से यानी कि कहने लगती है, उस पर दबाव डालने लगती है, भाई जब तेरे बस की नहीं था तो तूने उसको बुलाया क्यों, और जब तूने बुलाया उसके साथ मज़े किए तो उसकी पूरी कीमत दे, क्योंकि भाई तूने अपनी जवान दिया और तू अपनी जवान से वापस फिर रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। शायद तुझको ये बातें नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं में जो लड़का दिनेश जो कि अपने किए गए कार्य पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पछता रहा होता है, उसको दुख हो रहा होता है यार, मतलब कि उसने सारा काम किया, इतना सारा खर्चा किया, ऊपर से इस लड़की को पैसे भी देने। अब इस बात को सोचकर कहीं ना कहीं में दिनेश उस लड़की से झगड़ बैठता है, और इसी झगड़े के दौरान जब वह लड़की परवीन भी उसको अनाप शनाप बोलना शुरू कर देती है, तो बस गुस्से में आकर अब तो वह जो दिनेश है वह उस लड़की परवीन के गले को पकड़ लेता है और बस उसको इतनी बुरी तरह से दबाना शुरू कर देता है कि उस लड़की परवीन की सांसें चलना बंद हो जाती हैं। जिस प्रकार से उस लड़के ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, अब तो वह जो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, और फिर वह अपने दोस्त के पास यानी विप्लव के पास फ़ोन करता है, उसको अपने कमरे पर बुलाता है। और विप्लव भी अपने दोस्त के बुलाने पर उसके पास आ जाता है, और जब उससे कहता है कि यार क्यों, रात को तू तो मज़े करने वाला था, मज़े करना, तू विप्लव को क्या करेगा। लेकिन वह दिनेश अब विप्लव को सारी बातें बताता है कि भाई ऐसे ऐसे उससे ये जो बुरा काम है ये हो गया है, और उसने उस परवीन की जान भी ले ली है। यानी कि इस पूरी घटना को जानकर विप्लव भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन वह अपने दोस्त से कहता है कि यार तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल मत घबरा। अब यहाँ पर वह जो लड़का है दिनेश, उस लड़की की जो डेड बॉडी है उसको तो अपने कमरे में छिपा देता है, एक चादर से उसको ढक देता है, और फिर यानी कि 3 मई को वो लोग मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं अपने घर से, रोज़ाना की तरफ ड्यूटी जाते हैं, और वहाँ ड्यूटी जाने के बाद वो लोग यानी कि एक ऐसी जगह को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर वो लड़के उस लड़की की जो बॉडी है उसको डंप कर सकें। और दोस्तों इसी छानबीन के दौरान उनको उस पार्क के बारे में मालूम चलता है जहाँ पर वो लोग उस लड़की की बॉडी को यानी कि डंप करेंगे। तो फिर तो वो लोग यानी कि बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से एक ब्रीफकेस भी खरीद कर लाते हैं, और 3 मई की रात को वो लोग अपने कमरे पर वापस पहुँचते हैं, और वहाँ जाकर वो लड़के लोग यानी उस लड़की की हड्डियों को बड़ी ज़बरदस्त बुरी तरीके से तोड़ते हैं, और उसको यानी कि उस ब्रीफकेस में पैक करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों वो हाथ पैरों को इतनी बुरी तरह से तोड़ रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उस लड़की की बॉडी उस ब्रीफकेस में पैक हो जाए। और दोस्तों इसी दौरान वो लोग जब उस ब्रीफकेस की चेन को बंद कर रहे होते हैं, तो ये चेन भी टूट जाती है, क्योंकि बॉडी तो बड़ी है, 35-37 साल की लड़की की बॉडी तो बड़ी ही होती है। अब उस लड़की के होने पर यानी कि वो ब्रीफकेस की चेन प्रॉपर रूप से बंद नहीं हो पाती है। अब तो वह जो लड़का है वह जाता है दुकान पर, और वहाँ से एक सुई खरीद कर लाता है, और फिर सुई और धागे की मदद से यानी कि उस ब्रीफकेस की जो चेन वाला हिस्सा है उसको यानी कि गांठ देता है, यानी कि बड़े बड़े टक लगाकर ऐसा कर देता है कि कहीं ऐसा ना हो यह ब्रीफकेस रास्ते में ही खुल जाए। और अब तो विप्लव और वो दिनेश रात के 11 बजे के लगभग उस मोटरसाइकिल पर उस ब्रीफकेस को रखते हैं, और बस रात के अंधेरे में सीधे निकलते हैं उस गुड़गांव भरतवाल वाले रोड पर, और करीब 20-22 किलोमीटर आगे चलने के बाद वो लोग उस डेड बॉडी को एक जो मंदिर है, एक स्कूल है, उसके बगल में जो पार्क है उसमें फेंक कर वहाँ से भाग आते हैं। दोस्तों वो लोग जब पूरी कहानी को बताते हैं तो पुलिस यहाँ समझते देर नहीं लगती कि हाँ इन लोगों ने अय्यासी तो करी, लेकिन अय्यासी के रूप में जो खर्चा इनसे हुआ इस खर्चे को ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, और बस इसी वजह से इन लोगों ने उस लड़की की जान ले ली है। अब तो पुलिस के सामने पूरा जो क्लू था वो मिल गया, पूरा केस से जो राज था वो पर्दाफाश हो गया। अब तो पुलिस उन पर गंभीर धाराएं लगाती है और उनको अब जेल में ले जाने के रूप में जुट जाती है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस उस लड़की के बारे में पता तो करती है, लेकिन उस लड़की जो कि कॉल कर रहा है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं पता चलती है। जब उस लड़की के बारे में जब आगे जानकारी जुटा जाती है तो मालूम चलता है कि जो परवीन नाम की लड़की है यह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, और अब तो पुलिस ने उस लड़की के
परिजनों के बारे में भी जानकारी निकाली है और उस लड़की की जो बॉडी है उनको यानी कि पश्चिम बंगाल भिजवा दी गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से पुलिस ने इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया, यानी कि सभी लोग हैरान रह गए और परेशान हो गए कि भैया एक आदमी जिसके दिमाग में इतना भयंकर अय्यासी का हवस का जो पुजारी बनने के बारे में सोच रहा था, उससे उसके खर्चे भी नहीं उठाए जा रहे। तो फिर दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं, कहीं ना कहीं ये हमको सबक और सीख दोनों ही देकर जाते हैं कि भैया, एक तो तेरी उम्र छोटी, ऊपर से तेरे शौक इतने बड़े, ऊपर से तेरी इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं। अरे जब तेरे बस की नहीं है भाई दिनेश, तू इन कामों को करता क्यों है यार? और जब तू इन कामों को कर रहा है तो भाई उसकी पूरी कीमत चुका। अब एक लड़की के साथ तूने ये भोग किया है, भोग वृत्ति को अपनाया है, और उसकी जब तू कीमत तय करके लाया है तो उसकी कीमत चुकानी चाहिए। यहाँ पर आपकी ईमानदारी आगे आती है, लेकिन नहीं। अब मतलब सारे शौक करने के बाद तुझे अब पता लग रहा है, डर सता रहा है कि तेरे पैसे कहाँ खर्च हो गए। अरे यार, तू है तेरे ऊपर, तू मतलब कि एक मेडिकल स्टोर पर काम करने वाला, अच्छा खासा कमाने वाला वो लड़का, वह इतने घिनौने कार्य को करता है, यानी कि कॉल गर्ल को बुलाता है, उसके साथ पूरी अय्याशी करता है, शराब भी है, शबाब भी है, पूरे मजाक करने के बाद उस लड़की को उसका मेहनताना नहीं देता। अरे यार, कोई इंसान इस घिनौने काम को करना उनकी पसंद की नहीं है, वो अपनी पसंद से नहीं करते, लेकिन उनकी मजबूरी है भाई। और आप लोग किसी की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाओगे, ये तो निहायत ही गलत है। क्या दोस्तों, आपको लगता है कि उस लड़के को इस बारे में, इस प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए था? आप अपनी जो भी राय बनती है आपके दिमाग में, उस राय को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। सही, कम से कम ये खबर उस दिनेश तक तो पहुँचे, या फिर दिनेश की तरह जो भी इन गलत प्रक्रिया में अपने आप को आजमा रहे हैं उनको भी तो पता चले कि आखिरकार ये काम इतने गलत और मतलब कि बुरी नीयत के कि इनके बाद शायद कोई आदमी अपने आप को ठीक ढंग से सोच भी नहीं पाएगा। ये बात गलत है यार, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब तक आप अपने मनचाहे आचरणों पर चलते रहोगे, आपको इसी प्रकार की गंद यानी कि गंदे जो हालात हैं वो भुगतने ही होंगे। इसलिए दोस्तों, बार बार कहता हूँ, अपने आप को शासन में रखो, अनुशासन में रखो, अपने आप को नियम में रखो और बिल्कुल पवित्र इंसान की तरह ज़िंदगी जियो, आगे बढ़ो, ताकि आपके साथ कोई भी गलत घटना ना होने पाए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ ये कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।